सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का टेल्स ऑफ वर्ल्डिंग गॉड सीरीज के एक और बहुत ही ज्यादा कमाल के एपिसोड के अंदर। और ये जो एपिसोड है वो पूरी तरीके से सरप्राइजेस से भरा हुआ होगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि इसके एंड में इतना ज्यादा मजा आएगा कि सभी को गूज़बम्स आ जाएंगे। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग सबसे पहले देख पाते हैं चिनमू, एम्परर, नेसल मास्टर और उनकी वाइफ को, जो सभी के सभी लोग अब फाइनली पहुंचने वाले होते हैं कैपिटल सिटी में, जिसके दरवाजे के सामने ही ये लोग खड़े थे। और उन लोगों के साथ में स्वॉर्ड पवेलियन के भी मास्टर होते हैं, जो कि तभी उन्हें ये बताने लगते हैं कि क्राउन प्रिंस ने असल में अपने आसपास के सभी मेजर सेक्ट के इनवॉइस को बुलाया है, और उसने इन सभी के सभी लोगों को उस दिन के लिए यानी कि आज के लिए इकट्ठा किया है, क्योंकि वो अपनी इंथ्रोनमेंट सेरेमनी में सभी लोगों को बुलाकर वो सारे के सारे अनाउंसमेंट कर देगा जो भी दूसरों के फेवर में होंगे। और जो सबसे बड़ी चीज है वो यही है कि वो एम्परर के द्वारा शुरू की गई रिफॉर्म मुहिम को खत्म पूरी तरीके से ही कर देगा, और जितने लोग भी उसका साथ नहीं देना चाहते थे आज वो यहाँ पर शामिल होंगे। साथ ही साथ वो उन लोगों को भी पनिश करने के लिए प्रे करेगा जो भी लोग एम्परर का साथ दे रहे थे। वो यान कांग के लोगों का दिल जीतना चाहता है, क्योंकि वैसे भी बहुत से लोग थे जो कि रिफॉर्म मुहिम को पसंद नहीं करते थे, जिनकी बातों को सुनने के बाद एम्परर ये कहने लग जाते हैं कि इस रिफॉर्म मुहिम को मैंने और नेशनल मास्टर ने, हम दोनों ने ही मिलकर करीबन 200 साल पहले शुरू किया था, जिसके लिए हम लोगों को न जाने कितनी ही मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। हमने अपनी आधी जान झोंक दी है, न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है, न जाने कितना खून बहा है, तब जाकर हम लोग यानकांग के उस रूप को बना पाए हैं जो कि आज हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा खुद का ही बेटा मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा होगा, क्योंकि वो तो हमारे 200 साल की मेहनत को पूरी तरीके से मिट्टी में ही मिलाकर रख देगा। जो बातें सोचते हुए और बोलते हुए एम्परर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो कहते हैं कि लिंग यूसिया, मेरे बेटे, तुमने सच में बहुत ही ज्यादा गलत किया है। तुमने एक ऐसी चाल चली है जिसे तो कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन के खिलाफ नहीं चलेगा। जिनकी बातों को सुनने के बाद तभी नेशनल मास्टर ये कहते हैं कि वो असल में अपने आसपास के सभी मेजर सेक्ट का दिल जीत रहा है, ताकि वो उन सभी के सभी सेक्ट को पावर बेस के तौर पर यूज कर सके। और आज वो जो भी करने वाला है, जितने भी लोगों को शामिल करेगा, वो सभी को यही दिखाएगा कि उसके साथ में गॉडली बीइंग्स का सपोर्ट है, और ये ऑर्डर उसके लिए खुद हेवन से ही आया था, क्योंकि यही इकलौता तरीका है यानकांग के लोगों का दिल जीतने का। और अगर वो सच में ऐसा कर लेता है तो क्राउन प्रिंस अपने सपनों में कामयाब हो जाएगा। वो जो करना चाहता है वो कर देगा। मानना पड़ेगा क्राउन प्रिंस को, क्योंकि उसने ये सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर किया था। और अगर हम लोग उसको रोकना चाहते हैं तो हमें जल्द से जल्द कैपिटल सिटी में उसके पास पहुंचना होगा, जहां पर चिनमू भी सबसे आगे होता है और वो यहाँ के माहौल का जायजा ले रहा था। वो अपनी प्लानिंग को सेटअप कर चुका है। उसके एक डिसाइपल ने उसे एक इंफॉर्मेशन दी थी, जो कि वो तुरंत ही जाके बताता है एम्परर को। वो कहता है कि हमारे डिसाइपल्स ने मुझे ये बताया है कि क्राउन प्रिंस के जितनी भी ज्यादा फोर्सेस है वो उसने इस वक्त अपने उस सेरेमनी के लिए बचा कर रखी है, जिसको वो अरेंज करने वाला है। जिसका मतलब साफ है कि जो इंपीरियल पैलेस है वहाँ पर बहुत ही कम डिफेंस मौजूद है, जिसका मतलब साफ है कि अब चिनमू अपनी जो प्लानिंग चलना चाहता है वो आसानी के साथ में चल सकेगा। चिनमू कहता है कि अगर थंडर क्लैपिंग सेक्ट और दाओ सेक्ट एक एम्परर को जान से मार सकते हैं, तो हेवनली सेंट कल्ट को भी ये पूरा हक बनता है कि वो भी एक एम्परर को जान से मार सकता है, वरना फिर कोई हमें आखिर सेक्रेट ग्राउंड का डेविल पाथ कैसे समझेगा, जिसकी प्लानिंग अब सच में काफी ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग हो चुकी थी। क्योंकि अब चिनमू बिना रुके सीधी चढ़ाई करने वाला है इंपीरियल पैलेस के ही ऊपर, जिसकी बात को सुनकर नेशनल मास्टर की वाइफ थोड़ी सी डर जाती है। वो ये कहने लग जाती है कि आप लोग अपनी सारी की सारी प्लानिंग को इतना ओपनली बात कर रहे हो कि आपको इस बात का डर नहीं है कि कोई हमारी बातों को सुन लेगा, क्योंकि इस बात की भी पूरे चांसेस हैं कि क्राउन प्रिंस ने आसपास अपने स्पाइस को लगाकर रखा होगा। जिनकी बात को सुन के चिनमू ये कहता है कि नहीं, ऐसा होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि असल बात तो ये होती है कि यहाँ का चारों तरफ का ही जो माहौल है उसमें कोई भी ना तो इंपीरियल पैलेस का बंदा होता है और ना ही उनकी सेना का कोई पर्सन होता है, बल्कि ये पूरा का पूरा मार्केट, पूरा का पूरा एनवायरमेंट डेविल पाथ के लोगों ने बनाकर रखा था। जो नजारा देख के एम्परर भी शौक के रह जाते हैं कि आखिर ये चिनमू
चिन्मो कितना बड़ा मास्टरमाइंड है और चिन्मो के केवल एक ही इशारे पर मार्केट दोबारा से चलने लगता है। वो एम्पर से कहता है कि हमारे पास में बहुत ही कम समय है, अब हम लोगों को जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ इस वॉर्ड पवेलियन के मास्टर तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाते हैं अपना अगला मिशन पूरा करने के लिए। जो चीजें देखकर तो एम्पर खुद भी हैरान थे कि चिन्मो के ऑर्डर को तुरंत ही मान लिया जाता है और यही तो पहचान होती है एक किंग की, जो कि आने वाले समय में एक एम्परर भी बनेगा। कल्ट मास्टर चिन, तुमने तो सच में मुझे डरा ही दिया और उससे भी ज्यादा मुझे तो अब डर लगने लगा है तुम्हारे सेंट कल्ट से, क्योंकि ये यानकांग में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है जितना तो मैंने भी सोचा नहीं था। तभी फिर नेसल मास्टर एम्पर को ये बताते हैं कि जो हेवनली सेंट कल्ट है उसकी स्थापना तो असल में आज से 20,000 साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन आज तक उनका कोई भी कल्ट मास्टर एम्पर के लेवल तक नहीं पहुंच पाया। इसीलिए एम्पर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो आपकी जगह कभी भी नहीं लेने वाला। जो आगे बढ़ जाते हो और एम्पर उनके पीछे से चलते हुए आते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, तुम तो ऐसा बोलोगे ही, क्योंकि अब तुम भी तो सेंट कल्ट में ही शामिल हो चुके हो। बस मैं ही तुम लोगों के लिए एक आउटसाइडर हूँ, क्योंकि मैं सेंट कल्ट में ज्वाइन नहीं हुआ। और अब ये लोग कैपिटल सिटी के दरवाजे के सामने ही पहुंच जाते हैं, जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं क्राउन प्रिंस को, जिसके सामने उसके आसपास के सभी मेजर सेक्ट के इनवॉइस खड़े हुए थे। वो उन सभी का दिल से स्वागत करता है और ये कहता है कि इन बीते हुए कुछ सालों में नेशनल मास्टर ने आप लोगों के सेक्ट के खिलाफ कई सारे एक के बाद एक जंग छेड़ी है और मैं जानता हूँ कि उसकी वजह से आप लोगों को कितना ज्यादा परेशान होना पड़ा होगा, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि ये हमारे ही सेक्ट के द्वारा किया गया था। जो बात सुनकर तभी एक बंदा सामने आता है और ये कहता है कि आपका दिल सच में बहुत ही बड़ा है क्राउन प्रिंस, लेकिन आपका जो छोटा भाई है सेकंड प्रिंस लिंग यूशो, वो अभी भी आपकी फ्रंटियर आर्मी को लीड कर रहा है और बढ़ रहा है लैंग यूशो किंगडम की तरफ, जो कि असल में मेरा सेक्ट है। और आपके छोटे भाई ने तो ये भी कहा है कि आपने युनलू के जो 16 प्रीफेक्चर्स को मुझे दे दिया था वो उनको भी वापस ले लेगा। तो होने वाले एम्परर, क्या आपको ये नहीं लगता कि ऐसा करने की वजह से हम लोगों की जो दोस्ती है वो टूट सकती है? जिसकी बातों को सुनकर अब जो क्राउन प्रिंस के इरादे होते हैं अपने छोटे भाई को लेकर वो बदल चुके थे। जिसके फिर अगले ही सीन के अंदर हम लोगों को नजारा उस जगह का दिखाया जाता है जहां पर फ्रंटियर आर्मी मौजूद थे, जहां के जनरल तक तभी अबे के मैसेज पहुंचाया जाता है और उन्हीं के ही साथ में होते हैं सेकंड प्रिंस। उन्हें पता लगता है कि असल में क्राउन प्रिंस ने अपने कुछ पर्सनल गार्ड्स को यहाँ पर भेजा है, जिसका मतलब बिल्कुल भी छोटा मोटा नहीं है, जरूर से बहुत ही बड़ी गड़बड़ होने वाली है। लिंग यूशु तो वैसे भी इस बात को पहले ही समझ चुके थे। जिसके बाद अब हम दोबारा से क्राउन प्रिंस को देखते हैं, जो कि उन सभी के सभी इनवॉइस को इस बात का आश्वासन देता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझे बस एक बार थ्रोन पर बैठ जाने दो, मुझे एम्परर बन जाने दो, तो फिर मेरे पास में कंप्लीट आर्मी को ऑर्डर देने का भी एक्सेस आ जाएगा और आप लोगों को अभी तक जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है वो सभी के सभी आपको लौटाई जाएंगे। आज के बाद से यानकांग कभी भी अपने पड़ोसियों का दुश्मन नहीं रहेगा, बल्कि सबसे पक्का दोस्त बन के दिखाएगा, जिससे कि वो सभी के सभी इनवॉइस उसका सम्मान करते हुए उसे ग्रीट भी करते हैं। जिन लोगों की बातों को वहीं पर छुपे हुए वॉर्ड पवेलियन के मास्टर ने सुन भी लिया था। और अब हम लोग अगले ही सीन के अंदर देख पाते हैं कैपिटल सिटी के मेन गेट को, जहां पर जितने भी लोग अंदर जा रहे थे सबसे पहले उनकी जांच की जाती है, फिर उनको अंदर जाने को मिलता है। मतलब साफ था कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो काफी टाइट तरीके से लगाई गई है। जो चीज देख के नेशनल मास्टर की वाइफ डर जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को पकड़ लिया जाए। नेशनल मास्टर कहते हैं कि आज का दिन क्राउन प्रिंस के लिए काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो थ्रोन पर बैठेगा और नया राजा बनेगा। इसी वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट करी गई है। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े सेक्ट के लीडर्स आएंगे, बहुत ही बड़े बड़े सेक्ट के लोग आएंगे, कई सारे सिविलियंस भी मौजूद होंगे, कई सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स भी मौजूद होंगे। जिन लोगों की बातों को सुनकर एम्पर ये कहते हैं कि रोलाए और दाओ मास्टर ने मिलकर वाकई में बहुत ही ज्यादा घिनौना खेल खेला है क्राउन प्रिंस को थ्रोन पर बैठाने के लिए। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद आज वो लोग भी यहाँ पर आएंगे। जिनमें कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरे 2 ग्रैंड पास उनको बिजी रखे हुए हैं, इसीलिए उन लोगों का इस समय पर यहाँ पर आना तो पॉसिबल नहीं है। एम्पर कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि हम आखिर कैपिटल सिटी में एंटर कैसे करेंगे,
जिससे कि चिन्मू अभी सीधा ही बढ़ते चला जाता है, उसे कोई भी सिपाही हाथ तक नहीं लगाता। जो चीजें देख के एम्परर, नेसल मास्टर, उनकी वाइफ और ग्रीन ड्रैगन ये सभी भी अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये चीजें देखकर अब एम्परर को थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था, क्योंकि जब सेंट कल्ट इतना डीपली इन्वॉल्व हो चुका है यानकांग में तो फिर और क्या ही होना बाकी था। तभी फिर नेसल मास्टर की वाइफ चिन्मू से ये कहती है कि यहाँ पर हमारे साथ में एम्परर मौजूद है, इसीलिए मेरे ख्याल से आपको इतना ज्यादा ऑरा फार्म नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें अपने आप में लो फील होगा। साथ ही साथ उन्हें इस बात पर भी शक होने लगेगा कि तुम शायद उनके यानकांग को हथियाने के चक्कर में हो। जो बात सुन के चिन्मू को भी लग रहा था कि हाँ शायद नेसल मास्टर की वाइफ सही कह रही है, क्योंकि ये जो कैपिटल सिटी है वो खुद यानकांग के एम्परर की ही है। लेकिन यहाँ के भी इंपीरियल गार्ड्स के अंदर मेरे कल्ट के लोग घुस चुके हैं, इसी वजह से अब उनको ये लग रहा होगा कि मैं उनके सेक्ट के ऊपर आधा कब्जा तो कर ही चुका हूँ। इसीलिए एम्परर उन लोगों से पीछे पीछे जा रहे थे, क्योंकि उनके दिमाग में सैकड़ों बातें चल रही थी। सिटी के भी अंदर कई सारे इंपीरियल गार्ड्स घूम रहे थे और फिर वहीं पर अब बैठकर एम्परर थोड़ा सा आराम करने लगते हैं और वो चिन्मू से ये पूछते हैं कि मुझे बताओ जरा, अब तो हम लोग कैपिटल सिटी में भी आ चुके हैं, फिर तुम्हारा आगे क्या करने का प्लान है? क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुमने इसके आगे कुछ भी सोचा नहीं होगा। और चिन्मू की जो प्लानिंग है सच में वो काफी ज्यादा तगड़ी है, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग उस जेल को देख पाते हैं जिसके अंदर सभी के सभी ऑफिशियल्स को कैद किया गया था। और ये सारे के सारे कैदी वही ऑफिशियल से होते हैं जो कि अभी तक एम्परर का साथ देते आए थे, और इन लोगों को इसी गलती की ही सजा के तौर पर यहाँ जेल में बंद किया गया है। ये लोग देखते हैं कि इनके आसपास कुछ ज्यादा ही इंपीरियल गार्ड से घूम रहे हैं। अब ऐसा होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है ये तो हम लोगों को आगे पता चलेगा, क्योंकि इसके साथ ही साथ हम लोग एक और जगह को देखते हैं जहाँ पर इंपीरियल गार्ड्स काफी ज्यादा संख्या में थे, और ये वो जगह होती है जहाँ पर असल में ड्यूक वेई और वेई योंग इन लोगों को नजरबंद किया गया है, जहाँ से ये लोग ना तो कहीं पर भी जा सकते हैं और ना ही कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त अब ड्यूक वेई को एक छोटी सी चिट्ठी मिलती है जो कि मैजिकल तरीके से यहाँ पर आ गई थी, जिसमें लिखी हुई चीज को पढ़कर वो तुरंत ही उस चिट्ठी को जला देते हैं ताकि इसके बारे में किसी और को पता ना लग सके। और इसी तरीके से एक और पवेलियन के अंदर नजरबंद करके रखा गया था एम्प्रेस डोवेजर को, जिनके साथ में सेवेंथ प्रिंसेस फेई ची भी मौजूद थे। वो अपने आसपास का नजारा देखती है जहाँ पर वैसे तो इंपीरियल गार्ड से होते हैं, लेकिन जब प्रिंसेस दरवाजे में से बाहर की तरफ झांक रही थी तो उसके सामने से कुछ अजीब सी लड़कियां निकलती हैं जिनके बारे में उसे खुद भी पता नहीं होता कि ये लोग कौन है। लेकिन वो लोग तभी प्रिंसेस की ओर एक इशारा करती है जो कि आने वाले समय में जो होने वाला है उसका एक संकेत था। इसी तरीके से हम लोग उस जगह को भी देखते हैं जहाँ पर मौजूद होते हैं गुलिनवान। साथ ही साथ हमें वो पवेलियन भी नजर आता है जहाँ पर चिन्मू के साथ पढ़ने वाले सारे के सारे डिसाइपल्स मौजूद थे, और इन लोगों के सामने एक पेड़ के पत्ते आकर गिरते हैं जो कि आने वाले समय में जो होने वाला है उसका एक इशारा था। और एक पवेलियन के अंदर हम लोग देख पाते हैं मास्टर बाशान को, जिन तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए खुद गई होती है यूनजियांग, जो कि अपनी फ्लावर टेक्निक का यूज करके मास्टर बाशान को एक छोटा सा मैसेज देती है और तुरंत ही वहां से गायब हो जाती है। जिस मैसेज को पढ़कर उन्हें ये पता लग चुका था कि अब यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है, जिसके बाद अब हम लोग फाइनली देख पाते हैं इंपीरियल कोर्ट को, जहाँ पर हजारों की संख्या में सेना और सैकड़ों की संख्या में ऑफिशियल लोग मौजूद थे। सबसे ऊपर होता है क्राउन प्रिंस, जो कि फाइनली अब एम्परर के कॉस्ट्यूम में आ चुका था और थ्रोन पर बैठने के लिए भी एकदम तैयार था। जिससे थ्रोन पर बैठते ही उसे आखिरकार वो फीलिंग आती है जिसके लिए उसने ना जाने कितना ज्यादा इंतजार किया, जिसके लिए उसने अपनी नजर में अपने बाप को भी मरवा दिया। नए एम्परर के बनते ही सारे के सारे ऑफिशियल उसके सामने अपना सर झुका देते हैं और उसकी जय जयकार लगाते हैं, जो चीज सुनने के लिए लिंग यूजिया के तो कान ना जाने कब से तरस रहे थे। यूजिया कहता है कि मेरे मिनिस्टर्स आप लोग खड़े हो जाइए क्योंकि आपका सम्मान मुझसे कम नहीं है। और मिनिस्टर्स की इतनी लंबी कतार लगी हुई थी कि चारों तरफ केवल और केवल यूजिया की ही जय जयकार हो रही थी। तभी अब वो ये कहता है कि अब आखिरकार वो समय आ चुका है जब हम लोग जाएंगे हेवनली एल्टर की तरफ, जो कि वो जगह होती है जहाँ पर जब नया राजा बनता है तो उसे उस जगह पे जाकर कसम खानी पड़ती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसे सैकड़ों लोगों के सामने शपथ
लेनी पड़ेगी। लेकिन उसकी ये रैली बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होने वाली थी, क्योंकि वो यान कांग जैसे एम्पायर का एम्परर बन रहा है। उसका स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ में किया जाता है। पूरी की पूरी मार्च में चारों तरफ उसके ऑफिशियल्स ही मौजूद थे। यूजिया अपने चारों तरफ का माहौल देखकर, अपने सामने इतने लोगों को झुका हुआ देखकर वो हंसते हुए आगे बढ़ता है। वो सभी मिनिस्टर से कहता है, वो सभी के सभी उन इनवॉइस से कहता है कि आज की इस प्रेस्टिजियस सेरेमनी को जिसे आप लोग अपनी आंखों से विटनेस करने वाले हो, जितने भी सेक्ट के लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और अब आप सभी को मेरे साथ में हेवनली एल्टर की तरफ चलना होगा, जहाँ पर मैं शपथ लूंगा। और वाकई में अब यान कांग का एक ऐसा दौर शुरू होने वाला था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। जिस जगह पे ऑलरेडी सैकड़ों हजारों लोग पहले से ही मौजूद थे। यूजिया के इस जगह पे आते ही तुरंत ही उसके लिए सायरन से बजा दिए जाते हैं। प्रिंस तो एकदम बाहुबली स्टाइल में आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे उसके दांत से लगे हुए थे। हर किसी का सिर प्रिंस के आने से झुका हुआ था। सभी ने अपने हाथ जोड़कर भी रखे थे। प्रिंस ये देखता है कि आखिरकार मेरी मंजिल मेरे सामने है और वो पहुंच चुका था हेवनली एल्टर के सामने, जहां पर उसका चापलूस मॉन्क उसको आगे बढ़ने को कहता है, जिसको ढोल लगाड़ों के साथ आगे बढ़ाया जाता है। और फिर तभी वहां पर एक डिवाइन लाइट आसमान से चमकने लगती है, जो कि असल में होती है थंडर क्लैपिंग सेक्ट की, क्योंकि अब यहाँ पर आ चुका होता है उनका एक मॉन्क, जो कि असल में रुलाई के द्वारा भेजी गई एक डिवाइन डिक्री को लेकर आया था। एक ऐसा अध्यादेश जिसे क्राउन प्रिंस से पड़ेगा, उसकी शपथ वो लेगा। जो चीजें देखते ही यूजिया तो तुरंत ही अपना सर झुका देता है और उस डिवाइन डिक्री का सम्मान करते हुए वो ये कहता है कि मैं इस डिवाइन डिक्री को एक्सेप्ट करता हूँ। और इतना कहते ही उसके सभी ऑफिशियल्स ने भी अपना सर झुका लिया था। और ये डिवाइन डिक्री अब जैसे ही ओपन होती है, उसमें से आवाज आती है खुद रुलाई की, जो कि ये कहता है कि एम्परर यान फेंग बिना वर्च्यूज के साथ में रूल कर रहे थे, जिसके ऐसा करने से हमें हेवन के गुस्से का सामना करना पड़ा। यान फेंग की प्रजा के लोग भी उससे नफरत करने लगे थे। साथ ही साथ यान कांग की प्रजा को एक ऐसे डिजास्टर का सामना करना पड़ा जो कि वो कभी भी डिजर्व नहीं करते थे। तो अब नए एम्परर यूजिया इस थ्रोन पर बैठने की जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी। तुम्हें उन गलतियों को हमेशा याद रखना होगा जो भी तुम्हारे पिता ने की थी। उन्हें तुम कभी भी नहीं दोहराओगे, हमेशा ही याद रखोगे, जिससे कि ज़ेन सेक्ट और हेवन की ब्लेसिंग हमेशा ही तुम्हारे साथ में रहेंगी। तुम यान कांग के एक ऐसे एम्परर बनोगे जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा। अब यान कांग को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर दी जाती है। तुम कभी भी हमें निराश मत होने देना और इस डिवाइन डिक्री का हमेशा सम्मान करना, जिसे प्रिंस एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके फिर तुरंत ही बाद अब वहाँ पर दाओ सेक्ट की भी डिवाइन डिक्री आ चुकी थी, जिससे उनके सेक्ट का एक दाओ मास्टर लेकर आया था। प्रिंस कहता है कि मैं दाओ सेक्ट की भी डिवाइन डिक्री का सम्मान करता हूँ, मैं उसे भी एक्सेप्ट करता हूँ, जिसके सामने भी वो अपना सर झुकाए हुए था। और जैसे ही वो डिवाइन डिक्री ओपन होती है तो उसमें से आवाज आती है सुप्रीम दाओ मास्टर की, जो कि ये कहते हैं कि एम्परर यूजिया तुम थ्रोन पर बैठो, यान कांग के राजा बनो और सभी चीजों को पहले की तरह बेहतर बना दो। हमेशा ही इस बात को याद रखना कि तुम इस गद्दी पर बैठ रहे हो लोगों की सेवा करने के लिए, और याद रखना कि तुम उन गलतियों को कभी भी नहीं दोहराओगे जो भी एम्परर यान फेंग ने अपनी रिफॉर्म मुहिम को चलाने के लिए की थी। अगर तुम ऐसा करते हो तो दाओ सेक्ट का आशीर्वाद, हेवन और अर्थ की ब्लेसिंग तुम्हारी लंबी उम्र के लिए, तुम्हारे लंबे राजस्व के लिए हमेशा साथ में रहेंगे, ताकि तुम आने वाले समय में सभी के फेवरेट एम्परर भी बनोगे। जिस डिक्री को वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसके सामने दाओ मास्टर और रूलाई दोनों ही डिवाइन डिक्रीज अपने आप को परफॉर्म करने के बाद अब वहाँ से गायब भी हो जाती है। हेवनली एल्डर के सामने बार बार उन बातों को दोहराया जा रहा था जो भी एम्परर यान फेंग ने की थी, क्योंकि एम्परर यान फेंग को सभी के सामने इतना गलत साबित कर देना है कि लोग खुद ब खुद ही यूजिया को अच्छा समझे। सभी का यही कहना है कि एम्परर यान फेंग की ही वजह से यान कांग में वो डिजास्टर आया था। यूजिया कह रहा था कि मैं कभी भी उन गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर आवाज आती है कि सेंट कल्ट भी एक डिवाइन डिक्री को इशू करता है, क्योंकि असल में अब वहाँ पर फाइनली पहुंच ही चुका था चिन्मो। वो ये कह रहा था कि न्यू एम्परर तुम्हें इस
डिवाइन डिग्री को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन जब सभी लोग ये देखते हैं कि चिन्मू के साथ में एम्परर मौजूद है, नेशनल मास्टर मौजूद है, तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सबसे ज्यादा हैरान होता है प्रिंस योजिया। उसे चिन्मू को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी चिन्मू ये कहता है कि जिस तरीके से थंडर क्लैपिंग सेक्ट एक सेक्रेट सेक्ट है, दाओ सेक्ट भी एक सेक्रेट सेक्ट है, तो उसी तरीके से मेरा जो ग्रेट हेवनली सेंट कल्ट है वो भी तो सेक्रेट सेक्ट है। लिंग योजिया, जरा इस बात को देखो कि ना तो यहाँ पर रुलाई आया और ना ही दाओ मास्टर आया, लेकिन तीसरे सेक्ट का कल्ट मास्टर यानी कि मैं चिन्मू खुद ही डिवाइन डिग्री को लेकर आया है। तो फिर आकर तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठकर उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जो बात सुनकर ही वहाँ पर जो जैन सेक्ट के डिसाइपल होते हैं और जो दाओ सेक्ट के डिसाइपल होते हैं, वो लोग तो चिन्मू को बड़े ही गुस्से की नजर से देखने लगे थे। जिस मोमेंट पर अब तभी अचानक से ही चिन्मू के ऊपर हमला करने के लिए, उसको मारने के लिए कुछ बंदे सामने आते हैं, लेकिन उन लोगों को तो केवल एक ही झटके के साथ में स्वॉर्ड पवेलियन के मास्टर ने खत्म कर दिया था, जो कि साथ ही साथ अपने हाथ में अपने सेंट कल्ट का फ्लैग भी लेकर रखे थे। और वो ये दिखाते हैं कि मेरे कल्ट मास्टर को हाथ लगाना ये आसान चीज नहीं है। जो नजारा देख के तो सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर नेशनल मास्टर भी आ चुके हैं। तभी फिर लिंग योजिया अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि इन सभी को पकड़ लो, जिससे कि तुरंत ही कई सारे बंदे आते हैं चिन्मू पर अटैक करने के लिए। जिस मोमेंट पर उन पर अटैक करने के लिए सामने आ जाते हैं लेफ्ट एंड राइट गार्डियन, और हमें ये पता लगता है कि प्रिजन में जो इंपीरियल गार्ड से लगे हुए थे उन लोगों को तो पहले ही सुला दिया गया था, और जो मिनिस्टर से बंद होते हैं उन्हें लेने के लिए सेंट कल्ट के डिसाइपल पहुंच जाते हैं और ये बता देते हैं कि हमारे एम्परर वापस आ चुके हैं। साथ ही साथ उसी मोमेंट पर अब तभी ड्यूक वेई को भी सिग्नल मिल चुका था कि उनका समय आ चुका है। ड्यूक वेई तभी वेयंग से कहते हैं कि इन सभी बाहर खड़े हुए हरामियों को जान से मार दो, जो कि वाकई में काफी गुस्से के साथ में बाहर निकलते हैं। और जब हम लोग एम्प्रेस डवेजर और प्रिंसेस को देखते हैं तो उन लोगों के भी पवेलियन के बाहर कोई बंदा आ चुका था, जो कि वहाँ के गार्ड्स को जान से मार रहा था। प्रिंसेस जैसे ही दरवाजा खोलकर देखते हैं तो वहाँ पर एक्चुअल में मौजूद होता है ब्लू बुल, जो कि बंदों का सफाया कर रहा था। साथ ही साथ मास्टर बाशान भी आ चुके थे। साथ ही साथ यही सिग्नल अब चिन्मू के दोस्तों के पास में भी पहुंच चुका था, जिससे कि वो लोग बाहर निकलते हैं और उनके साथ में होती है युनजियांग। दूसरी तरफ हेविली एल्टर के पास चिन्मू की हेल्प करने के लिए जब कुछ और बंदे आ जाते हैं और वो दुश्मनों को ब्रूटली मारते हैं, तो ये नजारा देख के सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर असल में हेविली डेविल कल्ट के लेफ्ट एंड राइट गार्डियन और 12 कल्ट प्रोटेक्टर एल्डर्स आ चुके थे, जिनके यहाँ पर आने का मतलब था कि अब चिन्मू को कोई भी हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये चीजें देखकर लिंग योजिया को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो पहले से ही इन चीजों के लिए तैयार बैठा था, क्योंकि उसने अपने काफी पावरफुल बंदों को यहीं पर छुपा कर रखा हुआ था। जिसके साथ ही साथ कुछ जैन सेक्ट के लोग और कुछ दाओ सेक्ट के लोग भी तैयार हो जाते हैं चिन्मू का मुकाबला करने के लिए। वो कहते हैं कि आज इन डीमंस का सफाया ही कर दिया जाएगा। और आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना, और इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।